सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर वर्ष 2002 में ये याचिका दायर की गई थी और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीज़न लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है। ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको इनाम देने जैसा है। प्रदेश सरकार ने जब ये कानून बनाया था 2002 वर्ष से पहले, उसमें ये कानून बनाने की वजह बताई थी कि जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो उनकी होल्डिंग्स में थोड़ा बढ़ाया जाएगा एनक्रोचमेंट में गवर्नमेंट लैंड को ऐड करके। दूसरा उन्होंने बताया था कि ये 163 सेक्शन जिसके तहत एनक्रोचमेंट को ख़त्म करना होता है, एनक्रोचमेंट को उठाना होता है, उस अनुभाग के तहत इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन बनाई गई है ताकि अगर कोई एनक्रोचमेंट जेन्युइन है, अब जेन्युइन हो या नहीं है तो उस वक्त देखा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो उसे रेगुलराइज किया जा सके। और तीसरा, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आने की संभावना थी। परंतु जैसे ही ये कानून आया 2002 में ही इस कानून पर रोक लग गई थी। बड़े लोगों ने एफिडेविट फाइल किए, बड़े बड़े लोगों ने अपने सिक्योरिटी दी कि हमने एनक्रोचमेंट की है। उसके माध्यम से पंचायत इलेक्शंस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। काफ़ी लोग अपने आप को एनक्रोचर मान लिया लोगों ने। तो इस कानून के तहत काफ़ी लोगों ने स्वीकृति करके हल्फनामे देकर ने सरकार के समक्ष एनक्रोचमेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए कहा था। तो माननीय उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो थी वो इस लैंड को एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करने के लिए उस वक्त आई ना, 1 लाख से ज़्यादा। और न्यायालय ने जो कहा है अपने उसमें 2,500 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड जो है वो एनक्रोचमेंट के अनुसार वो पाई जा रही थी। तो ये सारे आंकड़े जो है वो आपको जजमेंट में मिलेंगे। तो इन आंकड़ों के अनुसार न्यायालय का ये कहना है कि अगर इतना ज़्यादा एनक्रोचमेंट लोग करेंगे तो जो सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में यू लैंड लगानी है वो कहाँ से आएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स discrimination. It is a positive discrimination. You cannot grant benefit to an encroacher. जिन्होंने इलीगल काम किया है। और तीसरा, इस संदर्भ में जो एनक्रोचमेंट के विभिन्न मामले हिमाचल हाई कोर्ट में चल रहे थे, वो सारे मामले ऑलमोस्ट वही थे जिन्होंने इस प्रावधान के तहत एफिडेविट्स दायर किए थे। तो उन्होंने कहा कि उन मामलों पे भी सरकार सख्ती से कार्रवाई करे। इस मामले में उसका भी जिक्र है कि जो सुप्रीम कोर्ट में टिकेंद्र पंवर द्वारा दायर की गई याचिका, उसका भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि उस याचिका को भी में भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई है, परंतु वो बड़ी लिमिटेड याचिका है। उस याचिका में ये कहा गया है कि क्योंकि अभी प्लांट्स पर फ्रूट्स लगे हैं तो फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स को ना काटा जाए। वो एक टेम्परेरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। परंतु आज न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट लैंड से हटाई जाए, चाहे वो म्युनिसिपल एरिया में है, चाहे वो पंचायत एरिया में है। जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी है उसमें ये स्पष्ट कहा है कि 163A जो है वो अब गैर कानूनी है और उसके जितने भी प्रावधान है वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरा, एनक्रोचमेंट क्योंकि बड़े पैमाने पर है तो उन्होंने
प्रदेश सरकार से ये आग्रह किया है कि क्रिमिनल ट्रेसपैस के एक्ट के जो प्रावधान है उसको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की तर्ज पर उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। और उसके पश्चात न्यायालय ने ये भी कहा है कि सूटेबल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए एनक्रोचर्स के खिलाफ और उन्हें 28 फरवरी 2026 से पूर्व एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। और जो अभी तक स्टे ऑर्डर लगे थे वो सारे स्टे ऑर्डर इस पर से हटा दिए गए हैं। कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो एनक्रोचमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे प्रदेश सरकार को और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी प्रकार का सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई नाजायज़ कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब हिमाचल वासियों की है। ये पब्लिक ट्रस्ट में गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रस्ट में जो हिमाचल वासियों की प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों को नहीं दे सकती है। ये आज की न्यायालय की जजमेंट का सारांश है। शुरू से ही प्रदेश सरकार का ये मानना है कि वन भूमि पर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से कोई नियम नहीं बना सकता है। इसी कारण जो 2017 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी, उसे कोई भी सरकार, चाहे वो 2017 में जो सरकार थी या जो उसके पश्चात सरकार आई या जो वर्तमान सरकार है, सरकार किसी भी प्रकार से उस ड्राफ्ट पॉलिसी को आज तक रेगुलराइज नहीं कर पाई, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधान इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रदेश सरकार को जंगल जो ज़मीन है उस पर किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो वो जो इशू है वो एक डिफरेंट है, लेकिन ये रेवेन्यू लैंड पे भी लगता है, एनक्रोचमेंट पे बाई एंड लार्ज लगता है, तो फॉरेस्ट लैंड पे भी गवर्नमेंट को इस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा जब तक ये जजमेंट लागू रहेगी। सर, एफआरए जो चला 2006 वाला, तो क्या वो अलग है? वो देखिए, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट एक अपने आप में भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। भारत सरकार फॉरेस्ट लैंड्स पर कानून बना सकती है, जैसे मैंने पहले कहा। एफआरए के तहत जिन जिन उसके प्रावधानों के तहत फॉरेस्ट ड्वेलर्स और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, तो जो भी उसके तहत बेनिफिशरीज हैं उनको कानून का लाभ मिलना भी चाहिए। और वो कानून क्योंकि इम्प्लीमेंटेड है, लागू है, तो उस कानून का लाभ जिस जिस भी लाभार्थी को मिल सकता है उसे मिलना चाहिए। तो फैसला आया है, मैंने भी आपके सामने अभी पहली बार पढ़ा है। अब इसके बार बार अध्ययन किया जाएगा और उसके पश्चात प्रदेश सरकार में चर्चा के पश्चात ही कोई फैसला लिया जा सकता है कि इस मामले में आगे प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करेगी। अभी ये मेरे को आदेश है कि इस आदेश की कॉपी चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाई जाए, तो हम आज उन तक इस फैसले की कॉपी पहुंचा देंगे और उसके पश्चात जो भी आगे निर्णय है वो प्रदेश सरकार अपने आप लेगी।